हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो सीए इंटर में एक टॉपिक होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि इस टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट आ चुकी है, ठीक, जो कि मई 22 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगी। वैसे तो नवंबर 21 के लिए भी अमेंडमेंट थी, क्योंकि जो अमेंडमेंट है कुछ एक दो अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट तो 18 और 19 मार्च को ही आ गई थी, ठीक, तो वो नवंबर के लिए इतनी रेलेवेंट थी नहीं। लेकिन एक अमेंडमेंट जो कि एमसीए द्वारा आई है 23 जून को आई है, जो कि मई 22 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि आपको पता है सर, मई 22 अटेम्प्ट पे 31 अक्टूबर 2021 तक की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी एप्लीकेबल रहेगी। पिछले 6 महीने की नोटिफिकेशन एप्लीकेबल रहती है, ठीक। अब अमेंडमेंट की वजह से ये चैप्टर मुझे पूरा फ्रेश रिकॉर्ड करना है, ठीक, और ये चैप्टर मैं फ्रेश रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो जो पुराना बच्चा है जिसने पहले मुझसे क्लास ले रखी है वो भी इस चैप्टर को दोबारा नए तरीके से देखेगा, और जो भी मेरे अपकमिंग अटेम्प्ट के बच्चे हैं मई 22 और नवंबर 22 वाले हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल फ्रेश ही रहने वाला है, ठीक। यहाँ पर अमेंडमेंट तो है, लेकिन मैं आपको चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसे मैं रेगुलर क्लास में कराता हूं, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस भी हम यहां पर इसी वीडियो में कवर करके चलेंगे। ठीक है जी, आइए जी। तो टॉपिक का नाम है सर आपका इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए मई 22 अटेम्प्ट के लिए सर मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 5 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब मेनली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज और एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे एप्लीकेबल होते हैं, किस पे एप्लीकेबल होते हैं, क्या कुछ रिलैक्सेशन एग्जम्पशन वगैरह स्टैंडर्ड्स में मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक। वो सब चीजें जानने से पहले, एप्लीकेबिलिटी जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं सर ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। स्टैंडर्ड्स पहले कितने तरीके के हैं, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, फिर एप्लीकेबिलिटी पे आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एक होते हैं सर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे आप शॉर्ट में एएस बोल सकते हो। एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे आप इंड एएस बोल सकते हो। एक है सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे आप आईएफआरएस बोल सकते हो। और एक है हमारे पास यूएस गैप्स, ठीक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस, एएस और इंड एएस, दीज आर एप्लीकेबल to entities in India। मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी एंटिटीज है, कोई भी एंटिटी हो, चाहे कंपनी हो नॉन कंपनी हो, एएस या इंडेस लगेंगे उनके ऊपर। एएस या इंडेस, सर क्या दोनों भी लग सकते हैं एक एंटिटी के ऊपर? ऐसा नहीं होगा, या तो एएस लग रहे होंगे या इंडेस लग रहे होंगे। तो इंडिया देसी एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो नॉन कंपनी हो, एएस या इंडेस से कवर्ड है, ठीक। एएस जो है वो आप लोग सर सीए इंटर लेवल पे ऑलमोस्ट पढ़ लोगे। सारे एएस तो नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जितने भी मेजर एएस है आप सारे सारे इंटर लेवल पे पढ़ लोगे। और इंड एस जो है वो आप लोग सीए फाइनल लेवल पे जाकर पढ़ोगे, ठीक। सर ये आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या यूएस गैप्स, दीज आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, विदेशों में लगने वाले स्टैंडर्ड्स। विदेशों में लगने वाले स्टैंडर्ड्स आपके आईएफआरएस और यूएस गैप्स। आईएफआरएस की अगर मैं बात करूं तो सर दीज आर यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स, यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स। और यूएस गैप्स जो है वो नाम से पता लग रहा है, दीज आर यूएस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। सर ज्यादातर आउटसाइड इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बताइए, ज्यादातर आईएफआरएस फॉलो हो रहे होंगे या यूएस गैप्स फॉलो हो रहे होंगे? सर ज्यादातर आईएफआरएस फॉलो होते हैं। यूएस गैप सिर्फ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस की जितनी भी कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं वो सारी की सारी यूएस गैप्स फॉलो कर रही हैं। बाकी मोस्टली कंट्रीज जो है वो आईएफआरएस की फॉलो कर रही हैं। और हमारे जो इंडेस है वो भी सर आईएफआरएस बेस्ड ही है। हमारे इंडेस भी क्या है? आईएफआरएस बेस्ड है। सर जब अच्छे खासे एएस चल रहे थे तो इंडेस लाने की क्या जरूरत थी? एएस में सर बहुत सारी कमियां थी, एएस में बहुत सारी कमियां थी। प्लस आजकल सर एफडीआई का जमाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जमाना है, ठीक। विदेशी जो लोग होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेनर अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो फॉरेनर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, भाई कोई भी बंदा अगर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है।
तो एक फॉरेनर जब इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चाहिए वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेस पे चाहिए, क्योंकि उस फॉरेनर ने तो सर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ही देखे हैं। तो इंडियन कंपनी को रियलाइज हुआ कि भाई एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, पैसा विदेशों से पैसा मंगवाने के लिए, विदेशों से इन्वेस्टमेंट मंगवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी अकाउंटिंग को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फॉरेन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही लाना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने क्या करा सर, आईएफआरएस बेस्ड स्टैंडर्ड इशू करे, दैट इज योर इंड एएस। सर एज इट इज आईएफआरएस ही क्यों अडॉप्ट नहीं करे, उसका भी एक कारण है। आईएफआरएस सर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है जो बाहर की कंट्रीज में लग रहे हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री और बाहर की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क होता है। सर इंडियन इंडस्ट्री के काम करने का तरीका एज कंपेयर टू बाहर की इंडस्ट्री बहुत फर्क होता है, ठीक। तो एज इट इज आईएफआरएस को अडॉप्ट करना इंडिया में थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से आईएफआरएस में इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके जो स्टैंडर्ड इशू करे गए हैं दैट इज नोन एज इंड एएस, ठीक। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर जो इंड एएस है क्या वो आईएफआरएस ही है, तो आप बोलोगे सर इंड एएस आईएफआरएस नहीं है, एज इट इज आईएफआरएस कॉपी पेस्टेड नहीं है, दीज आर कन्वर्ज्ड आईएफआरएस। कन्वर्ज्ड आईएफआरएस का मतलब क्या हुआ, सर आईएफआरएस यूज करें हमने इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने इंडिया में इशू करती है बाय द नेम ऑफ इंड एएस। बात समझ में आती है, ठीक है जी, ओके। सर एएस, इंड एएस, आईएफआरएस, यूएस गैप, ये सब चीजों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे। एएस तो आप इंटर लेवल पे पढ़ लोगे, इंड एएस के बारे में आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। जो आपका पेपर होता है पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें इंड एएस ही इंड एएस कवर्ड है। और आईएफआरएस और यूएस गैप्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको सीए फाइनल में एक इलेक्टिव पेपर आएगा जीएफआरएस, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वहां पर आप आईएफआरएस और यूएस गैप्स को स्टडी करोगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इन दोनों को स्टडी करोगे। सर इंस्टीट्यूट को भी नीड थी कि भाई आजकल क्या हो रहा है कि बाहर जो है वो सीएस की डिमांड बढ़ती जा रही है, बच्चे जो हैं वो सीए क्वालिफाई करके ओवरसीज जॉब करते हैं, तो सर आईएफआरएस यूएस गैप्स के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक, ओके। तो ये तो सर 7 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स कितने तरीके के हैं। अब हमें पढ़ना है सर, हमारी सारी बातें मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ही रहेंगी क्योंकि हमें एएस ही पढ़ना है। अब एएस होते क्या है, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो ये डेफिनेशन है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पहले तो नाम पता लग गया, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। कोई भी चीज ओरली नहीं होती है सर, जब तक वो रिटन ना हो तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दीज आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, इंडिया में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है सर, आईसीएआई, आपका इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएआई को पावर दे रखी है टू रेगुलेट द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन कौन रेगुलेट करता है सर, आईसीआई चला रहा है। तो आईसीआई के पास ही पावर है कि वो उससे रिलेटेड ऑडिटिंग और अकाउंटिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड इशू कर सकती है इन इंडिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी दैट इज आईसीएआई विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडी। अदर रेगुलेटरी बॉडी में सर एमसीए कवर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए से डिस्कशन करके, एमसीए के सपोर्ट से इंडिया में स्टैंडर्ड इशू होता है। सर एमसीए क्यों इन्वॉल्व हुआ, इसका एक कारण है कि सर कंपनीज जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी वो तभी फॉलो हो पाएगा जब एमसीए उसे नोटिफाई कर देगी। मतलब सर एएस इशू तो इंस्टीट्यूट ही कर रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर पर्टिकुलर एएस या इंड एएस, कोई भी बोल लो, एएस या इंड एएस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा जब एमसीए ने उसे नोटिफाई कर दिया हो, ठीक। देयर आर टोटल एट प्रेजेंट इंडिया में एएस जो चल रहे हैं वो 27 चल रहे हैं और इंड एएस जो चल रहे हैं वो 40 है। नंबर की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर 27 और टोटल नंबर ऑफ इंड एएस आर 40। तो ये जितने भी एएस है ये कंपनी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होंगे जब एमसीए उसे नोटिफाई कर देगा, और एट प्रेजेंट एमसीए ने 27 के 27 एएस और 40 के 40 इंड एएस नोटिफाई कर रखे हैं, तभी वो कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। सर एमसीए क्या अपनी मर्जी से नोटिफाई करता है, नहीं सर, एमसीए भी एक बॉडी है, उससे कंसल्ट करता है। उस बॉडी का नाम है नफरा, एनएफआरए। एनएफआरए की फुल फॉर्म है सर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा। एनएफआरए से डिस्कस करके, पहले क्या होता था, पहले एक कमेटी होती थी नाकास, अब वो नाकास खत्म हो गई है, अब एक नफरा आ गई है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप ये कह सकते हो सर नफरा आईसीएआई के ऊपर बना हुआ है,
नफरा जो है वो आईसीएआई के ऊपर बैठा हुआ है। आईसीएआई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन को चला रही है, लेकिन उसको कंटिन्यू वॉच कौन कर रहा है, उसको कंटिन्यू मॉनिटर कौन कर रहा है, नफरा कर रहा है। तो नफरा चाहे तो कभी भी सर आईसीआई के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी चेंजेस करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है सर। नफरा आईसीआई के ऊपर बैठा हुआ है, पहले नहीं थी बॉडी, ये अभी बनाई गई है कुछ टाइम पहले। ठीक, ओके। तो सर नफरा से कंसल्ट करके एमसीए क्या करता है, स्टैंडर्ड नोटिफाई करता है, इशू भी बोल सकते हो, नोटिफाई भी बोल सकते हो, और तभी वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे वो इंड एस हो। अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या मेन बातें कवर होती है, देखो मेन बातें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होती है वो होती है सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कि सर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से रिलेटेड चार बातें आपकी स्टैंडर्ड में कवर होती है, कोई भी स्टैंडर्ड उठा लो वो चार बातों को डील करता है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मतलब कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, दैट इज नोन एज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। दूसरा आता है मेजरमेंट, कि सर रिकॉर्ड कर लिया तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, मेजरमेंट क्राइटेरिया। थर्ड इज योर प्रेजेंटेशन, वंस द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, मेजर्ड, वैल्यू भी पता लगी, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करोगे, कहां पर प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया। और डिस्क्लोजर में क्या आएगा, डिस्क्लोजर क्राइटेरिया में सर उससे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है, सो दैट जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए। तो चार स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड में चार बातें कवर होती है। रिकॉग्निशन, कि कैसे आप ट्रांजैक्शन और इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, मेजरमेंट, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, प्रेजेंटेशन, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, और डिस्क्लोजर, कि सर उससे रिलेटेड क्या क्या एडिशनल बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, सो दैट यूजर तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जा पाए, क्लियर पिक्चर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिपिक्ट कर पाओ। ठीक है जी, ये चार बातें आपकी स्टैंडर्ड्स में कवर होती है। आप अपनी कोई भी बैलेंस शीट उठाना, पीएल उठाना, बैलेंस शीट और पीएल में जितनी भी आइटम है, हर आइटम के ऊपर एट प्रेजेंट एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक, कोई भी आइटम उठा लो, हर आइटम पे के ऊपर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक सर, इंडिया में क्या एएस चल रहे हैं, इंड एस चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, करंट सिनेरियो में दोनों चल रहे हैं, एएस भी चल रहे हैं, इंड एस भी चल रहे हैं, क्योंकि इंड एस अभी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुए। इंड एस की एप्लीकेबिलिटी फेज वाइज हुई है, 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट हुआ, फेज वाइज उसे एप्लीकेबल किया, पहले फेज 1 में ये इनको कवर किया, फिर फेज 2 में, फिर फेज 3 में, ये ऐसे करके ना फेज वाइज एप्लीकेबिलिटी आई है इसकी। ठीक, लेकिन अभी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए अभी बहुत सारी लोगों, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी एंटिटीज के ऊपर क्या लग रहे हैं, एएस लग रहे हैं। धीरे धीरे करके क्या होगा सर, एएस खत्म हो जाएंगे, इंड एएस ही चलने लग जाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक, तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। ओके सर, नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस 1 से शुरू होता है, 29 पर एंड होता है। सर ये तो 29 हो गए, 1 से 29 तक, नहीं सर, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गए, एएस 6 और एएस 8। टेक्निकली एएस डिलीशन नहीं बोलते, विड्रॉन बोलते हैं, तो ये दो एएस क्या हो गए सर, विड्रॉन हो गए, दीज टू आर विड्रॉन। एएस 6 होता था सर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का, और एएस 8 होता है सर, होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये दोनों स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ करे और इनको कहीं ना कहीं मर्ज किया। एएस 6 को इन्होंने एएस 10 के साथ मर्ज किया, एएस 10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 10 के साथ मर्ज किया। और एएस 8 को इन्होंने एएस 26 के साथ मर्ज किया, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। एएस 8 को इन्होंने एएस 26 के साथ मर्ज कर दिया। ठीक, पहले क्या होता था सर, एएस 6 अलग था, एएस 10 अलग था। एएस 10 का नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और एएस 6 था डेप्रिसिएशन। लेकिन एएस 6 हटाया इन्होंने और एएस 10 में मर्ज किया। एएस 10 में अब फिक्स्ड एसेट्स और डेप्शन रिलेटेड दोनों बातें आ गई, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और पहले एएस 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें अलग होती थी, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कोई भी एंटिटी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करी है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एएस 8 में गिवन था। लेकिन इसको खत्म करके इस पैराग्राफ को, ये पॉइंट्स को सबको एएस 26 में डाल दिया गया, इंटेंजिबल एसेट में। ठीक, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर इंड एएस कितने हैं, इंड एएस टोटल 40 है। ठीक, इंड एएस रिलेटेड बातें आपको मेनली फाइनल लेवल पे जाकर स्टडी करनी है, तो ज्यादा बातें मैं इंड एएस की नहीं कर सकता आपसे। ओके, ये सर हमारी लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, एक बार इन लिस्ट को देख लेते हैं। देखो एएस 1,
AS1 होता है आपका सर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, किस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करोगे, कैसे आप अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हो, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हाउ विल यू वैल्यू योर इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये प्रिंसिपल होता है, कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, एनआरवी कैसे निकाली जाएगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ये सारी बातें AS2 में कवर्ड है। AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, 12th क्लास में ही पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 में कवर्ड है। अच्छा, इनमें भी बता देता हूं मैं, ग्रुप 1 में कौन सा है, ग्रुप 2 में कौन सा है। AS1 आप ग्रुप 1 में पढ़ोगे, AS2 भी ग्रुप 1 में पढ़ोगे, AS3 भी ग्रुप 1 में पढ़ोगे। AS4 होता है आपका कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दैट मींस कि सर अगर मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद होती है, कोई भी ऐसा इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ जिसकी एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर में रिक्वायर्ड है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो। ये स्टैंडर्ड है किसका, एक जो ग्रुप 2 में जाकर पढ़ोगे। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कि ड्यूरिंग द पीरियड नेट प्रॉफिट और लॉस को कैसे प्रेजेंट करोगे, कि भाई ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स कौन सी होती है, और अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उससे रिलेटेड क्या क्या बातें डिस्क्लोज करनी है, ये भी ग्रुप 2 में आ जाएगा आपका। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कंपनी के रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ग्रुप 2 में पढ़ोगे। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नॉर्मली रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ग्रुप 2 में आ जाएगा। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, ये ग्रुप 1 में कवर होगा। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज लॉस वगैरह, ग्रुप 1 में कवर होगा। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिली है, सब्सिडी मिली है, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, ये आपका ग्रुप 1 में कवर होगा। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये पूरा एक चैप्टर भी आपका और इसका AS भी है, ग्रुप 1 में कवर होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, उसकी अकाउंटिंग। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, अमेलगमेशन जब दो एंटिटीज मिलके एक नई एंटिटी बनती है, दैट इज नोन एज अमेलगमेशन, अमेलगमेशन की कैसे अकाउंटिंग होनी है, ग्रुप 2 में कवर होगा। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये नहीं पढ़ा जाएगा, इसका इंड एस पढ़ाया जाएगा आपको फाइनल लेवल पे। बोरिंग कॉस्ट, मतलब इंड एस तो सबके ही पढ़ना है, लेकिन इसका सीधा क्या है, AS15 का AS पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा इंड एस पढ़ोगे। AS16 बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा, उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, ग्रुप 1 में आ जाएगा। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि एक एंटिटी, एक कंपनी है, उसकी अलग 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 सेगमेंट्स है, तो कैसे आप हर सेगमेंट को रिपोर्ट करोगे, कौन सी रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये आपका ग्रुप 2 में आएगा। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सगे संबंधी उनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शंस है तो वो आप कैसे रिपोर्ट करोगे, कैसे डिस्क्लोज करोगे, ग्रुप 2 में आ जाएगा। सगे संबंधी मतलब होल्डिंग सब्सिडरी, कंपनी के डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, ये सारे जो लोग क्या होते हैं सर, सगे संबंधी, रिलेटेड पार्टीज। AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस, लीज की अकाउंटिंग किस तरीके से आप करोगे। AS20 अर्निंग पर शेयर, EPS आपने बचपन में कैलकुलेट किया होगा, EPS, ये दोनों स्टैंडर्ड भी आपके ग्रुप 2 में आ जाएंगे। AS21 कंसोलिडेशन के ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका आ जाएगा सर ग्रुप 2 में पढ़ोगे आप, होल्डिंग सब्सिडी के जब मर्ज होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी वगैरह, ग्रुप 2 में पढ़ोगे। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट कंपनीज होती हैं, ये आप नहीं पढ़ोगे, इसका सीधा सीधा इंडेक्स पढ़ोगे आप। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर हमने कोई एंटिटी, कोई ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए तो उससे रिलेटेड क्या क्या बातें डिस्क्लोज करनी है, ग्रुप 2 में आ जाएगा। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई कोई कंपनी सर क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी रिलीज करती है, आपने देखा भी होगा कि सर बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज होती है वो क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज करती हैं, उसके ऊपर भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये नहीं पढ़ना आपका, इसका सीधा इंड एस में इंपैक्ट आएगा क्योंकि ये बड़ी कंपनीज के ऊपर लगेगा और बड़ी कंपनी मोस्टली इंड एस में कवर हो चुकी है। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, ग्रुप 2 में जाओगे आप, इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, ये भी आपको नहीं पढ़ना, सीधा इंड एस पढ़ेंगे इसका। AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, ये भी आप सीधा इंड एस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, और AS29 प्रोविजन कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, ग्रुप 2 में पढ़ोगे। ठीक, तो मोस्टली आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ग्रुप 2 में कवर्ड है, ग्रुप 1 में कम है स्टैंडर्ड, इसलिए ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वेटेज भी कम है, 20 से 25 नंबर तक आप मान के चल सकते हो कि एएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में ज्यादा 35 से 40 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं।
और जितने भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उसकी नीड भी नहीं है, क्योंकि वो सारे इंड एस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अपना रेलेवेंट है, तो वो सीधा फाइनल लेवल पे उनके इंड एस ही पढ़ने वाले हो। ठीक है जी, तो ये आपकी लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होगी। ठीक, तो ये बेसिक बातें थी जो हमने सर कवर करी है, जरूरी थी। मैं सीधा आपको एप्लीकेबिलिटी पे नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ही पता होना था। इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अब जो मैं कराने जा रहा हूं यहां से आएगा, दैट इज योर एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि सर स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई किए जाएंगे। स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपने एंटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है सर आपकी कॉर्पोरेट एंटिटीज और एक आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब सर कंपनीज, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब अदर देन कंपनीज, जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, ट्रस्ट, सोसाइटी, एचयूएफ एटसेट्रा। ये सब क्या है आपकी अदर देन कंपनीज है। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर सर स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई होगा ये देखते हैं। अमेंडमेंट कहां पर है, पहले अमेंडमेंट की बात करूं तो सर कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट दोनों में ही अमेंडमेंट है, दोनों में ही अमेंडमेंट है। कॉर्पोरेट एंटिटीज की अमेंडमेंट क्या है सर, एमसीए ने सर 23 जून 2021 को, डेट नहीं याद करनी आपको, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एमसीए ने 23 जून 2021 को कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 नोटिफाई कर दिए। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 नोटिफाई करें। ठीक, जिसके तहत इन्होंने क्या करा है सर, कुछ चेंज लाए स्मॉल एंड मीडियम कंपनी की डेफिनेशन में। पहले क्या होता था, पहले सर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 चल रहे थे, वहां पर नॉन एसएमसी को डिफाइन किया गया था कि एक बड़ी कंपनी कौन सी है। नॉन एसएमसी में क्राइटेरिया ये था कुछ कि जिसकी टर्नओवर आपकी लेट्स से जिसके टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, जिसकी बोरोविंग्स 10 करोड़ से ऊपर है, ये सब क्राइटेरिया उन्होंने डाल रखा था नॉन एसएमसी के लिए। लेकिन अब चेंज किया इन्होंने, अब इन्होंने बोला है एसएमसी को डिफाइन करेंगे कि एसएमसी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर कोई एंटिटी इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, एसएमसी में नहीं फॉलो हो रही है, वो ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी बन जाएगी। और क्योंकि वो नॉन एसएमसी हो जाएगी तो उसके ऊपर सारे एएस या इंड एएस अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अब वो 50 करोड़ 10 करोड़ वाली लिमिट खत्म हो गई है, अब एसएमसी की लिमिट आपको याद रखनी है कि एसएमसी है या नहीं। अगर एसएमसी है तो ठीक है, एसएमसी नहीं है तो सीधा नॉन एसएमसी है। सारे एएस या इंड एएस विच एवर इज एप्लीकेबल वो आपके ऊपर लग जाएंगे। तो एक तो ये अमेंडमेंट है एमसीए वाली। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर अमेंडमेंट कैसे आई सर, आईसीएआई की काउंसिल की 400th मीटिंग हुई, जो कि हुई थी सर 18 एंड 19 मार्च 2021। आईसीएआई की काउंसिल की 400th मीटिंग हुई जो कि 18 एंड 19 मार्च 2021 को हुई। उसमें उन्होंने सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी, जिसको लेवल 1 बड़ी एंटिटी होगी, लेवल 2 को हम मीडियम एंटिटी बोलते थे, और लेवल 3 को हम स्मॉल एंटिटी एसएमई बोलते थे। लेवल 2 और 3 को एसएमई बोलते थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी। ठीक, अब इन्होंने क्या करा सर, 4 एंटिटी बना दी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 1 तो वही बड़ी एंटिटी है, लेवल 2, 3, 4 में क्या डिफाइन नाम दिया इन्होंने, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लेवल 2 एंटिटी को इन्होंने बोला मीडियम एंटरप्राइज, लेवल 3 एंटिटी को इन्होंने बोला स्मॉल एंटरप्राइज, और लेवल 4 एंटिटी को इन्होंने बोला माइक्रो एंटरप्राइज। एमएसएमई बोला, पहले एसएमई होता था, 2 और 3 थी, 3 तक थी, और अब एमएसएमई हो गया तो लेवल 4 तक इन्होंने पहुंचा दिया है, और थोड़ी बहुत लिमिट्स भी यहां पर चेंज करी है, वो हम देखेंगे। पहले कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करते हैं सर, क्या है एसएमसी, कौन होती है। अब फ्रेश पढ़ेंगे, बिल्कुल जो पुराना आपने पढ़ा है उन सब चीजों को भूल जाना, बिल्कुल फ्रेश पढ़ना है, बिल्कुल फ्रेश लेटेस्ट। कि सर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज क्या है, व्हाट आर एसएमसीज। ठीक, जितनी भी कंडीशन दे रखी है तो सर ऑल कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तभी आप एसएमसी बनोगे। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड
or not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। मतलब कोई कंपनी जिसकी सिक्योरिटी में इक्विटी हो या डेट हो, ना तो लिस्टेड होनी चाहिए ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए। भाई ना तो लिस्टेड सिक्योरिटी हो उसके पास, इक्विटी या डेट, सिक्योरिटी मतलब दोनों आ जाएंगे, इक्विटी डेट, ना तो उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड होनी चाहिए ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए। कहां पर? इन एनी स्टॉक एक्सचेंज बोला इसने, इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सर इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सर दो ही हैं, बीएसई और एनएससी, लेकिन यहां पर वर्ड रिकॉग्नाइज यूज नहीं किया उसने, उसने बोला एनी स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई एनएससी के अलावा एक है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर भी अगर आपके कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है तब भी सर आप एसएमसी नहीं हो, नॉन एसएमसी बन जाओगे। इंडिया में लिस्टेड नहीं है आपकी सिक्योरिटी, विदेशों में लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है आपकी सिक्योरिटी, या पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है आपकी सिक्योरिटी, तब भी आप एसएमसी नहीं हो, नॉन एसएमसी बन जाओगे। मतलब आपकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी ना तो लिस्टेड हो ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, ठीक, तो आपकी लिस्टिंग में नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं होनी चाहिए, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। पहली कंडीशन ये आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर इससे बाहर ये टूट गई आपकी कंडीशन तो आप नॉन एसएमसी बन गए। दूसरी कंडीशन, ना तो आप कोई बैंक हो, ना आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ना आप इंश्योरेंस कंपनी हो, क्योंकि अगर आप बैंक हो गए, एफआई हो गए या इंश्योरेंस कंपनी हो गए तो आप एसएमसी नहीं हो। भाई बैंक हो, एफआई हो, इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप छोटी कंपनी थोड़ी ना, बड़ी एंटिटी हो, बड़ी कंपनी हो, नॉन एसएमसी बन जाओगे आप। अभी मैं ये बात में बताऊंगा आपको कि नॉन एसएमसी है तो एएस लगाऊं या इंडेस लगाऊं, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात नहीं है, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक। तो ना तो आप बैंक हो, ना एफआई हो, ना इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगली कंडीशन क्या है, इसको यहां पर चेंज करना वर्ड को और राइट डज नॉट एक्सीड। अगली कंडीशन क्या है सर, हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, सिर्फ टर्नओवर की बात कर रहा है। शेड्यूल 3 के स्टेटमेंट ऑफ पीएल को याद करो, वहां पर क्या होता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम। टर्नओवर क्या होगी सर, टर्नओवर क्या टोटल इनकम होगी? नहीं सर, टर्नओवर तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो इसलिए उसने स्पेसिफिकली बोल दिया एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अदर इनकम नहीं लेनी। जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल मेरी टर्नओवर अगर 200 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर जा रही है तो मैं नॉन एसएमसी हूं। मतलब मेरी टर्नओवर पिछले साल में 250 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। अगर 250 करोड़ से ऊपर चली गई तो मैं नॉन एसएमसी हूं। सर एग्जैक्ट 250 करोड़ है, एसएमसी हो, एसएमसी ही रहोगे। उसने बोला है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, तो आप नॉन एसएमसी में चले जाओगे। अगली कंडीशन, हुज बोरोइंग, यहां भी वर्ड यूज करो सर, डज नॉट एक्सीड, does not exceed, whose borrowing including public deposit does not exceed 50 crore at any point during the previous financial year। कि सर पिछले साल किसी भी दिन अगर आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चलेगी, पिछले साल किसी भी दिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चली गई तो आप नॉन एसएमसी बन जाओगे। मतलब आपकी 50 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए पिछले साल किसी भी दिन। टर्नओवर में उसने किसी भी दिन नहीं बोला, क्योंकि टर्नओवर हमेशा हम टोटलिटी में ईयर एंड पे देखेंगे कि पूरे साल की टर्नओवर कितनी है, ठीक, तो वहां पर किसी भी दिन का पॉइंट लगेगा नहीं। बोरोइंग क्या होता है सर, बोरोइंग तो लोन होता है, लोन पे भी होते हैं, लिए भी जाते हैं, तो लोन का बैलेंस हर रोज चेंज होता है, हर रोज चेंज हो सकता है, ठीक। तो बोरोइंग का बैलेंस आपको हर किसी भी दिन देखना है कि किसी भी दिन अगर आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चली गई है तो आप नॉन एसएमसी हो, अदरवाइज आप एसएमसी ही रहोगे। तो एसएमसी के लिए आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, who is not a holding and subsidiary company of company which is not SMC। मतलब सर अगर आप मान लो एक नॉन एसएमसी है कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी, एक नॉन एसएमसी कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी भले ही एसएमसी वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हो, वो फिर भी नॉन एसएमसी ही कहलाएगी। मतलब एग्जांपल से समझाओ, मान लो XYZ लिमिटेड, ये एक नॉन एसएमसी है, लिस्टेड कंपनी बोल लेते हैं, ये लिस्टेड है। इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी PQR लिमिटेड,
जो कि सर एक एसएमसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, लेकिन स्टिल वो एसएमसी नहीं कहलाएगी, उसको भी आप नॉन एसएमसी में ही डाल दोगे। तो मतलब अगर XYZ लिमिटेड नॉन एसएमसी बन गई है और उसके ऊपर इंडेक्स लग गए हैं, तो PQR लिमिटेड के ऊपर भी इंडेक्स लगाए जाएंगे। ठीक, ये इसकी सब्सिडी थी। मान लो सर XYZ लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है PQR लिमिटेड, और सब्सिडरी नॉन एसएमसी होगी और होल्डिंग एसएमसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हो, तब भी होल्डिंग को भी नॉन एसएमसी ही बोला जाएगा। ध्यान रखना कि अगर ऊपर वाला बंदा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो अगर बड़ा है, वो नॉन एसएमसी है, तो नीचे वाला बंदा भी ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी ही बन जाएगा। सर एक एग्जांपल ऐसे बनाता हूं, दिमाग लगाना। मान लो XYZ लिमिटेड ये एक एसएमसी है, ये एक एसएमसी है, ये होल्डिंग कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी PQR लिमिटेड वो नॉन एसएमसी बन गई है। अब क्या होगा, PQR लिमिटेड एक नॉन एसएमसी बन गई है, तो क्या होगा सर, घूम फिर के बात तो वही आ गई। अब आप ये नहीं बोलोगे सर ये एसएमसी है तो इसे भी एसएमसी बनाओ, ऐसा नहीं कह रहा वो कह रहा है दोनों में से कोई भी अगर नॉन एसएमसी बन जाती है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी बन जाएगी। मतलब क्योंकि ये नॉन एसएमसी बन गई है तो इसे ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी ही बोला जाएगा, इसे ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी बोला जाएगा। तो सिंपल बात है सर, होल्डिंग सब्सिडरी में अगर दोनों में से कोई भी एक एंटिटी नॉन एसएमसी है तो दूसरी ऑटोमेटिकली नॉन एसएमसी बन जाएगी, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या है आपकी नॉन एसएमसी कहलाएगी। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्राइटेरिया एक बार दोबारा रिवाइज करो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप एसएमसी बनना चाह रहे हो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहली कंडीशन क्या है कि सर आपकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी ना तो लिस्टेड हो, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरी कंडीशन, ना तो आप कोई बैंक हो, ना एफआई हो, ना आप कोई इंश्योरेंस कंपनी हो। तीसरी कंडीशन, सर आपकी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 करोड़ से ऊपर नहीं गई है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर आपकी बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ऊपर नहीं गई है, और आप किसी नॉन एसएमसी की होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी आपने तो आप एक एसएमसी बन जाओगे, और इनमें से एक भी कंडीशन टूटी तो आप नॉन एसएमसी कहलाओगे। जैसे ही आप एसएमसी बन जाते हो तो सर आपको कुछ फायदे मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? ये बेनिफिट मिलते हैं, फुल एग्जम्पशन मिलती है आपको किसकी, AS 3, 17, 21, 23, 27। ये स्टैंडर्ड आपके लिए सर पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। AS 3, 17, 21, 23 और 27 ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर नहीं लगेंगे। और पार्शियल एग्जम्पशन, पार्शियल मतलब कुछ थोड़ी बहुत एग्जम्पशंस हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड में? AS 15, 19, 20, 28, 29 और 25। सर ये याद रखने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। आगे भी हम लिखेंगे AS के नाम नंबर, तो ये आपको प्लीज लर्न करने पड़ेंगे। थोड़ा लॉजिक बनाना है इसको याद करने का, लेकिन लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, तो फुल एग्जम्पशन किस किस के? AS 3, 17, 21, 23 और 27। 21, 23, 27 कंसोलिडेशन के होते हैं। पार्शियल एग्जम्पशन AS 15, 19, 20, 28, 29 और 25 ये आपके ऊपर पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं अगर आप एक एसएमसी हो तो। सर अगर मैं नॉन एसएमसी बन गया, अगर मान लो मैं नॉन एसएमसी हूं, मैंने कोई भी कंडीशन तोड़ दी और मैं नॉन एसएमसी बन गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर, मेरे पास ऑल एएस और इंड एस आर एप्लीकेबल। या तो मेरे पास सारे एएस लग जाएंगे या सारे इंड एस लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ इंड एस विच यू विल स्टडी इन द फाइनल लेवल। फाइनल में पढ़ोगे, बट फिर भी मोटा मोटा तौर पे बता देता हूं। मान लो सर आप एक लिस्टेड कंपनी हो गया, आपने पहली कंडीशन तोड़ दी और आप लिस्टेड कंपनी हो, तो सर लिस्टेड कंपनी के ऊपर आज के टाइम में इंड एस लगते हैं। दूसरा, सर अगर मैं बैंक हूं, एफआई हूं, इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो सर बैंक, एफआई, इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपके ऊपर इंडेस नहीं लग रहे। आप नॉन एसएमसी तो हो लेकिन इंडेस नहीं लग रहे, एएस लगेंगे, क्योंकि बैंक, एफआई और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अभी इंडेस एप्लीकेबल नहीं हुए। होने थे वो 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन कोविड की वजह से सर वो एक्सटेंड हो गए, उसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड होगी। और एट प्रेजेंट बैंक, एफआई और इंश्योरेंस कंपनी एएस ही फॉलो करती है, और लेकिन सारे एएस लगते हैं उनके ऊपर, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सारे एएस लगेंगे। अगर आपने टर्नओवर वाली क्राइटेरिया तोड़ दिया, मतलब आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चली गई है, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो सर आप इंडेस में कवर हो गए। फिर या आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चली गई है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आप इंडेस में कवर हो गए। और अगर आप नॉन एसएमसी हो तो डिपेंड करता है सर आपकी नॉन एसएमसी क्या लगा रही है, अकॉर्डिंगली आपको भी वही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है?
ठीक, तो ये सर हमारा कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर लगने वाली बातें हैं। यहां पर आपको एसएमसी लर्न करना है, नॉन एसएमसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पेपर में एसएमसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक, अब कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या वो कहता है, ये सारी रिक्वायरमेंट कहां लिखी है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021, कंपनी एएस रूल्स 2021। और जहां नॉन कॉर्पोरेट की बात करूंगा तो वो आईसीआई की गाइडलाइंस है, आईसीआई की डायरेक्टिव्स है, उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक, तो अगर मान लो आप एसएमसी हो, इफ यू आर एन एसएमसी which is availing relaxation and exemption given above shall disclose by way of note to financial statement that it is an SMC and the fact that it has complied with the applicable AS। वो कहता है सर अगर आप SMC हो तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट यू आर SMC, आपको बताना पड़ेगा कि मैं SMC हूं और मेरे पर जो भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करूं। एक डिक्लेरेशन टाइप होगी कि आपसे मांगा जा रहा है कि आप लिखो कि आप एक एसएमसी हो और आपके ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड लगते हैं आपने उनका कंप्लायंस किया है। ठीक, इफेक्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, मतलब सर जरूरी थोड़ी ना मैं हमेशा एसएमसी रहूं। मान लो मैं लास्ट ईयर एसएमसी था, इस साल नॉन एसएमसी बन गया, या उल्टा हो गया, मैं लास्ट ईयर नॉन एसएमसी था, इस साल एसएमसी बन गया, तो क्या होगा देखते हैं। मान लो अगर आप एसएमसी थे इन द प्रीवियस ईयर लेते हैं लेट्स से 2021, 2020-21 में क्या थे आप, दो 2020-21 में आप एक एसएमसी थे और 2021-22 में आप नॉन एसएमसी बन गए। पहले छोटे थे अब आप बड़े हो गए हो, तो फिर क्या होगा सर, पहले छोटे थे आप बड़े हो गए हो तो सिंपल कहता है सर, रूल्स कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर की फिगर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप लास्ट ईयर एसएमसी थे और आपने प्रीवियस ईयर की फिगर को रिवाइज नहीं किया है, उसमें आपने एसएमसी के हिसाब से काम किया है, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, नो नीड टू रिवाइज प्रीवियस ईयर फिगर्स, डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द एंटिटी वाज अवेलिंग एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन अवेलेबल टू एसएमसी इन द प्रीवियस ईयर एंड सच फिगर हैव नॉट बीन रिवाइज्ड। ठीक, अच्छा ये जो मैं पीडीएफ आपको करा रहा हूं, ये सारे नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अब उल्टा देखते हैं केस। सर मान लो अगर मैं लास्ट ईयर नॉन एसएमसी था, लास्ट ईयर मैं बड़ा था, 2020-21 में मैं एक नॉन एसएमसी हूं और 2021-22 में मैं बन गया एसएमसी, फिर क्या होगा। 2020-21 में आप एक नॉन एसएमसी हो और 2021-22 में आप एसएमसी हो, तो सिंपल आपके माइंड में क्या आएगा, सर लास्ट ईयर बड़ा था इस साल छोटा हूं ना, तो छोटे को एग्जम्पशन दे दो। नहीं, रूल्स मना करते हैं, रूल कहते हैं ऐसा नहीं होगा। रूल कहते हैं कि अगर आप करंट ईयर में एसएमसी बन गए हो तो आपको लगातार 2 सालों तक एसएमसी पहले रहना पड़ेगा, फिर आपको उसके अगले साल जाकर एग्जम्पशन मिलेगी। बात समझ में आई कि सर अगर आप मान लो करंट ईयर में एसएमसी बन गए हो तो आपको करंट ईयर प्लस अगले साल लगातार 2 सालों तक एसएमसी बने रहना पड़ेगा, तो आपको उसके अगले साल में जाकर एग्जम्पशन मिलेगी। क्या कहता है, exemption and relaxation will not be available until the entity remain SMC for 2 consecutive years, लगातार 2 सालों तक। मतलब 21-22 और 22-23 इन दोनों सालों में आपको SMC बने रहना पड़ेगा। अगर आप SMC इन दोनों साल में बन जाते हो तो 2023-24 में जाकर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। नहीं तो क्या होगा सर, आप किस साल एसएमसी थे, फिर नॉन एसएमसी बन गए, फिर दोबारा एसएमसी बन गए, तो ऐसे तो सर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसमैनेज होती चली जाएंगी। तो रूल्स कहते हैं कि सर पहले 2 साल तक एसएमसी बन जाओ, उसके बाद जाकर आप एग्जम्पशन ले सकते हो। एक शर्त है, एक कंडीशन डाल दी इन्होंने, ये फुलफिल आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो सर ये था आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर की रूल्स क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर। अगला आएगा सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बातें। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में मैंने आपको बताया सर आपकी 4 एंटिटी हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 आपकी बड़ी बड़ी एंटिटीज होगी, बिग एंटिटीज होगी। लेवल 2, 3, 4 को इन्होंने बोला, लेवल 2, 3, 4 को इन्होंने MSME बोला, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें आपकी लेवल 2 एंटिटी इसको नाम दिया इन्होंने मीडियम, 3 होगी आपकी स्मॉल एंटिटीज और 4 होगी आपकी माइक्रो एंटिटीज। पहले नाम होता था, पहले 3 नहीं था ना, तो स्मॉल एंड मीडियम था, SME होता था,
एसएमई, एसएमई अब हट गया नाम, एमएसएमई आ गया, एक माइक्रो कैटेगरी इन्होंने और ऐड कर दिया। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बातें। अब एसएमसी का क्राइटेरिया हमें क्लियर हो गया। ठीक, अब आता है कि सर अगर एसएमसी नहीं है तो वो क्या है, नॉन एसएमसी है। अब क्वेश्चन आता है सर एसएमसी में पता लग गया सर कौन कौन से स्टैंडर्ड फुली एग्जाम्प्ट है, कौन कौन से पार्शियली एग्जाम्प्ट है, और नॉन एसएमसी की अगर बात करूं तो सर नॉन एसएमसी के ऊपर ऑल एएस एंड इंडेस आर एप्लीकेबल, सॉरी ऑल एएस ऑब्लिक इंडेस आर एप्लीकेबल। कि सर नॉन एसएमसी या तो उसमें एएस लगेंगे या इंडेस लगेंगे, जो भी लगेगा पूरे लगेंगे, जो भी लगेगा पूरे लेंगे, चाहे एएस लग रहे हो चाहे इंडेस लग रहे हो पूरे लगेंगे। तो सर हमें क्या ये भी याद रखना है कि किस पे इंडेस लगेंगे किस पे एएस लगेंगे, ये आपको नहीं याद रखना। आपको सिर्फ एसएमसी का क्राइटेरिया पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर कंपनी हमारी एसएमसी है तो उसके ऊपर हमारे क्या है, कौन कौन से एएस एग्जाम्प्ट है, और अगर एसएमसी नहीं आ रही तो नॉन एसएमसी है, और ऑल एएस लिख क्या हो गया सर, ऑल एएस आर एप्लीकेबल। ठीक, क्योंकि इंडेस अभी आपके नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एक एक कंडीशन को देखते हैं, एक एक कंडीशन को वायलेट करते हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन टूट गई तो वो क्या है, नॉन एसएमसी है। पहली कंडीशन क्या थी कि सर उसकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी, उसकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए सर, कहीं भी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो सर अगर मान लो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन एसएमसी है। ठीक, तो सर इसके ऊपर मैं मजे की बात बताता हूं कि अगर कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है उसके ऊपर इंडेस लग जाते हैं, उसके ऊपर इंडेस लग जाते हैं। ठीक, सर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई कंपनी जो है वो बैंक बन गई है या इंश्योरेंस कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है, सर एसएमसी तो नहीं है, वो नॉन एसएमसी है, लेकिन फिर उस नॉन एसएमसी के ऊपर क्या लगेंगे सर, एएसई लग रहे हैं, क्योंकि अभी बैंक्स, एफआईस और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंडेस अप्लाई नहीं हुए हैं। ये होने थे सर 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन कोविड की वजह से इनको डेफर कर दिया गया और अभी तक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एएस ही चल रहे हैं, इंडेस अप्लाई नहीं हुए। अगली कंडीशन देखते हैं। सर अगर मान लो हमारी कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चली गई, हमारी कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चली गई, अनलिस्टेड कंपनी हूं मैं, क्योंकि लिस्टेड है तो वो तो वैसे इंडेस में चलेगी, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी हो 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो क्या होगा सर, तो भी आपके ऊपर इंडेस लगने लग जाएंगे। इंडेस में आ गया सर मेरी बोरिंग्स जो है, मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं, वो मेरी बोरिंग्स जो है वो 50 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो भी इंडेस के दायरे में आ गया, वगैरह वगैरह। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि इंडेस कहां लगेंगे, एएस कहां लगेंगे, इंडेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू आप फाइनल लेवल पे देख लोगे। तो ये सर आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज का कॉन्सेप्ट है कि सर एएस कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होते हैं। क्लियर है? तो यू नीड टू लर्न डेफिनेशन ऑफ एसएमसी, एसएमसी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डन है बच्चे? चलो एक छोटा सा पॉइंट है और देख लेते हैं, फिर हम नॉन कंपनी के ऊपर आएंगे। देखो सम एडिशनल रिक्वायरमेंट, कुछ कंपनीज को कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट भी देनी होंगी, जैसे एन एसएमसी which is availing relaxation and exemption given above shall disclose by way of note to financial statement that it is an SMC and the fact that it is complied with the applicable AS। कि सर अगर कोई SMC है जो कि ऊपर दी हुई रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स को फॉलो कर रही है, यूज कर रही है, तो उनको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो एक स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है और जो भी उसके स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं वो स्टैंडर्ड्स वो फॉलो कर रही है, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सर रिक्लासिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिक्लासिफिकेशन सर स्टेटस चेंज भी तो हो सकता है, पहले मैं एसएमसी था अब मैं नॉन एसएमसी हूं, हर साल आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, पहले एसएमसी था अब नॉन एसएमसी हूं, भाई पहले मेरी टर्नओवर जो थी वो 250 करोड़ से कम थी लेकिन इस साल 250 करोड़ से बढ़ गई है तो मैं नॉन एसएमसी बन गया, उल्टा भी हो सकता है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर आप एसएमसी थे इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल आप एक छोटी कंपनी थे और इस साल आप क्या बन गए सर, नॉन एसएमसी, बड़ी कंपनी में आ गए। लेट्स से टर्नओवर का एग्जांपल लेते हैं कि पिछले साल आप एक कंपनी थे जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम थी और इस साल आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चली गई, तो क्या होगा, नो नीड टू रिवाइज प्रीवियस ईयर फिगर। एक तो सर आपको पिछली फिगर को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा दैट द एंटिटी वाज अवेलिंग assumption and relaxation available to SMC in the previous year and such figures has not been revised। कि आपको सर पिछले साल की फिगर रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पहले पिछले साल एसएमसी थे
और इस साल आप क्या बन गए, नॉन एसएमसी। मतलब लेट से अगर आप 20-21 में एसएमसी थे और 2021-22 में आप बन गए नॉन एसएमसी, बड़ी कंपनी हो गए आप, तो सर आपको 20-21 की फिगर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जैसे चल रही है चलते रहने दो, लेकिन आपको 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि हम 20-21 में एसएमसी थे, हमने बेनिफिट एंड रिलैक्सेशंस अवेल करी थी और हमने 20-21 की फिगर को रीइंस्टेट नहीं किया है, ये फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, उल्टा केस देखो कि सर आप नॉन एसएमसी थे इन द प्रीवियस ईयर, 2020-21 में यू वर नॉन एसएमसी, बड़ी कंपनी थे, और इस साल आप सर एसएमसी बन गए। करंट ईयर में आप 21-22 में आप क्या बन गए, एसएमसी बन गए कि भाई लास्ट ईयर जो थी आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर थी, इस साल जो आपके टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम हो गई है, तो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इस साल में एसएमसी बन गया तो मुझे बेनिफिट रिलैक्सेशन मिलेंगी, मेरे को ये एग्जाम्पशन जो ऊपर लिखी है एएस से ये मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस कहती हैं कि सर एग्जाम्पशन एंड रिलैक्सेशन, ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 में लिखा हुआ है, एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल until the entity remains SMC for 2 consecutive years। मतलब आपको बेनिफिट और रिलैक्सेशन तभी मिलेंगी जब आप लगातार 2 साल तक एसएमसी बने रहो, जब आप लगातार 2 साल तक एसएमसी बने रहो। मतलब आप 20-21 में तो नॉन एसएमसी थे, 21-22 में एसएमसी बन गए, तो आपको 21-22 में एग्जाम्पशन अभी नहीं मिलेगी, आपको वादा पूरा करना पड़ेगा कि सर 22-23 में भी आप एसएमसी हो, तो जाकर आपको 23-24 में बेनिफिट मिलेगा, तो जाकर आपको 23-24 में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आप करंट ईयर में तो 21-22 में तो एसएमसी बन गए और फिर आप 22-23 में दोबारा नॉन एसएमसी बन गए, तो ये सर बार बार चेंज नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअस 2 लगातार सालों तक एसएमसी बने रहना पड़ेगा, तो तीसरे साल में जाकर आपको चेक करना, तीसरे साल में जाकर आपको क्या मिलेगी, बेनिफिट और रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। क्लियर है कि सर 21-22 और 22-23, 21-22 और 22-23 में आप क्या बन गए, एसएमसी बन गए, तो 23-24 में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। सर अगर मान लो 23-24 में मैं नॉन एसएमसी बन गया तो क्या होगा, सर 23-24 में नॉन एसएमसी बन गए हो ना, तो वो तो 24-25 में देखा जाएगा, वो 24-25 में देखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर फिगर पकड़ के चलनी है। ठीक, तो अगर आप 21-22 में एसएमसी थे और 23-24 में आपकी टर्नओवर बढ़ती चली जा रही है, तब भी आपको सर बेनिफिट रिलैक्सेशन मिल जाएंगी, क्योंकि आप 21-22 में लगातार 2 सालों तक एसएमसी थे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है सर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टडी मैट में भी क्वेश्चन मिल ही जाएगा इसका आपको। ठीक, तो ये आपका सर कॉर्पोरेट एंटिटीज का क्राइटेरिया है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर स्टैंडर्ड किस तरीके से अप्लाई होते हैं। यहां पर भी सर अमेंडमेंट आ चुकी है, पहले 3 ही एंटिटीज थी, अब 4 एंटिटीज है। पहले होती थी लेवल 1, 2, 3 और अब होती है सर लेवल 4 एंटिटी बना दी। ठीक, और लेवल 2, 3, 4 को इन्होंने क्या नाम दिया, लेवल 2, 3, 4 को इन्होंने MSME नाम दिया। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, लेवल 4 को इन्होंने बोला माइक्रो एंटरप्राइज है, लेवल 3 को इन्होंने बोला स्मॉल एंटरप्राइज है, और लेवल 2 को इन्होंने बोला मीडियम एंटरप्राइज है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लेवल 1 को इन्होंने बड़ा एंटरप्राइज बोला, ये बड़ी एंटिटी है, लेकिन लेवल 2, 3, 4 को इन्होंने MSME बोला, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पहले सर माइक्रो वर्ड नहीं था, अमेंडमेंट क्या है, पहले लेवल 2 और 3 थी तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज SME चलता था, लेकिन अब SME की जगह क्या नाम आ गया सर, MSME आ गया। ठीक, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, तो ये सर आपका नॉन कॉर्पोरेट का क्राइटेरिया। अब हम इसको देखते हैं, आई जी। अब देखते हैं ये लेवल 1 एंटिटीज में क्या आएगा। देखो लेवल 1 एंटिटीज कौन सी है, कॉर्पोरेट एंटिटी क्लियर हुआ आपको, एसएमसी नॉन एसएमसी वाला। अब आते हैं सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ सर, जो कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, HUF हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाएगी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आ गई। सर क्या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? यस सर, उनके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, एएस सबके ऊपर लगते हैं। बस जो कंपनी वाले जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एनसीए नोटिफाई करता है, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, वो आईसीआई ने इशू किया है, आईसीआई ही बताएगा कि सर किसको फॉलो करने हैं किसको नहीं करने हैं।
तो सबसे पहला आता है सर लेवल 1 एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट को 4 लेवल में डिवाइड किया, लेवल 1, 2, 3 एंड 4। लेवल 1 बड़ी, लेवल 2 से छोटी मीडियम, लेवल 3 स्मॉल और लेवल 4 आ गई छोटी छोटी सी माइक्रो एंटिटीज। ठीक, तो लेवल 1 एंटिटीज में क्या आएगा आपके पास, एंटिटी whose equity or a debt instrument is listed or is in the process of listing in any stock exchange in India or outside India। ठीक, कोई भी एंटिटी जिसकी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सर यहां पर तो बोल रहा है कि कोई एंटिटी जो कंपनी नहीं है लेकिन सिक्योरिटी लिस्टेड है। सर ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं कि कोई ऐसी एंटिटी जो कंपनी नहीं है लेकिन उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड हो, उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है। सर ऐसी कोई एंटिटी होती है? यस होती है। एग्जांपल के तौर पे म्यूचुअल फंड्स। सर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सर म्यूचुअल फंड्स इज नॉट अ कंपनी। म्यूचुअल फंड इज नॉट अ कंपनी। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक ट्रस्ट होता है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है? वो एक ट्रस्ट है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड एक लिस्टेड है। मान लो अगर वो लिस्टेड है तो वो क्या हो जाएगा सर? एक ऐसी एंटिटी जो कंपनी तो नहीं है लेकिन स्टिल इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो अगर ऐसी कोई एंटिटी है जो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वो क्या कहलाएगी? आपकी लेवल 1 एंटिटी में कवर हो जाएगी। या फिर अगर कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस एंटिटीज है, मतलब कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एंटिटी जो कि कंपनी नहीं है। सर एग्जांपल के तौर पे जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी आपके क्या है सर? कोऑपरेटिव बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स इज अ सोसाइटी, इट्स अ ट्रस्ट। वो कंपनीज नहीं होती है लेकिन वो बैंक है, लेवल 1 में कवर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक के नाम, जैसे कि एक होता है जैन कोऑपरेटिव बैंक, जैन कोऑपरेटिव बैंक है। एक है सर आपका पीएमसी बैंक, अभी पीछे स्कैम हुआ था, पीएमसी बैंक। ठीक, और बताओ सर एक है रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, और बताओ सर एक है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक। ये सब क्या है? कोऑपरेटिव बैंक है जो कि कंपनी नहीं है, इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ सोसाइटी, लेकिन स्टिल वो बैंक है, तो वो लेवल 1 एंटिटी में कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर कंपनी नहीं है तो नॉन कॉर्पोरेट आएगा, नॉन कॉर्पोरेट में इन चारों में से कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक, तो वो क्राइटेरिया उसका डिफाइन किया जा रहा है। ठीक, अदर एंटिटीज सर ना तो मेरी सिक्योरिटी लिस्टेड है ना मैं बैंक हूं, लेकिन मेरी टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ऊपर है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो मैं लेवल 1 में कवर हो जाऊंगा। मतलब सर मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, ना तो मेरी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है ना मैं बैंक हूं, बट मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल मैं लेवल 1 एंटिटी में कवर हो जाऊंगा। मेरी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ऊपर की है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखो बोरोइंग में आपको याद रखना है, बोरोइंग कैसे चेक करी जाती है? बोरोइंग पिछले साल किसी भी दिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर बोरोइंग आपकी 50 करोड़ से एक्सीड कर गई है तो वो एंटिटी क्या कहलाएगी? वो एंटिटी आपकी लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ एंटिटी लिस्टेड अबव, कि सर ऊपर कोई एंटिटी उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी है, चाहे वो लेवल 1 के क्राइटेरिया फुलफिल ना करी हो लेकिन स्टिल वो लेवल 1 ही कहलाएगी। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी एक सब्सिडरी पार्टनरशिप फर्म है, वो छोटी पार्टनरशिप फर्म है लेकिन वो भी लेवल 1 में कहलाएगी क्योंकि जो मेन पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी लेवल 1 में आ गई है। ठीक, तो यहां पर आप बोलोगे सर इसके लिए ये जो कंडीशंस लिखी हैं यहां पर एनी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एंटिटी क्या कहलाएगी? आपकी लेवल 1 एंटिटी बनेगी। सर आपने एसएमसी में तो बताया था कि सर ऑल कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई, यहां बता रहे हो सर एनी कंडीशन। एसएमसी में ऑल कंडीशन इसलिए बोला था क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो आपको सारी कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि अगर एक भी वॉयलेट होगी तो वो नॉन एसएमसी में बन जाएगी। लेकिन यहां पर हम लेवल 1 ये हम पॉजिटिव तरीके से चेक करें कि अगर ये है या फिर ये है या फिर ये है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो वो एंटिटी आपकी लेवल 1 एंटिटी बनेगी। कंडीशन एक बार दोबारा बताओ कि अगर मैं एक एंटिटी हूं जो अगर मेरी कोई सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या फिर मैं एक बैंक हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं या इंश्योरेंस कंपनी हूं, या फिर मेरी टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 250 करोड़ से ज्यादा की है,
या फिर मेरी बोरिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा क्या है, या फिर मैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी हूं ऑफ अ लेवल 1 एंटिटी। ठीक है जी। और जैसे ही मैं लेवल 1 बन गया, जैसे ही लेवल 1 में आ गया मैं, तो मेरे पर ऑल एएस आर एप्लीकेबल, सारे एएस लग जाएंगे, ऑल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। ठीक, अब आता है सर लेवल 2 का क्राइटेरिया। लेवल 2 कौन है सर? लेवल 2 में क्या आएगा? देखो सर, लेवल 2 में आएगा आपके पास सिर्फ वो एंटिटीज, यहां पर टर्नओवर ऑफ बोरिंग का ही क्राइटेरिया चलेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले दोनों क्राइटेरिया में क्या था कि लिस्टेड है। देखो अगर लिस्टेड है, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो वो तो लेवल 1 में ही आ गया। और दूसरा क्या था? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो अगर बैंक, एफआई या इंश्योरेंस एंटिटी है तो वो लेवल 1 में ही आ गया। तो यहां पर तो आपको क्राइटेरिया टर्नओवर का चेक करना है ना। तो क्या है? एंटिटी हुज टर्नओवर, एंटिटी whose turnover is greater than 50 करोड़ but up to 250 करोड़ during the previous financial year। कि सर पिछले साल, अब मैं कैसी एंटिटी हूं, मेरी पिछले साल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा की है बट अप टू 250 करोड़ है। क्यों? क्योंकि सर 250 करोड़ से ऊपर हुआ तो फिर तो मैं लेवल 1 में चला जाऊंगा ना। तो लेवल 2 में क्या रहेगा कि 50 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 250 करोड़। सर 50 करोड़ से ज्यादा बोला है उसने, अगर एग्जैक्ट 50 करोड़ है तो वो लेवल 3 में आएगा। ठीक, ऐसी लेवल 1 में 250 करोड़ से ज्यादा बोला था, एग्जैक्ट 250 करोड़ है तो वो लेवल 2 में आ जाएगा। ठीक, तो लेवल 2 में क्या आ रहा है? वो एंटिटी जिसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 250 करोड़ है, तो वो लेवल 2 एंटिटी में आएगा। या फिर जिसकी बोरोविंग्स जो है वो आपकी कितनी है सर? टेन करोड़ से ज्यादा की है बट अप टू 50 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कि सर बोरोविंग्स जो है वो मेरी 10 करोड़ से ज्यादा की है बट अप टू 50 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, 10 करोड़ से ज्यादा किया बट अप टू 50 करोड़ है। अगर 50 करोड़ से भी ऊपर चलेगी किसी भी टाइम पे तो लेवल 1 में है, लेकिन अगर 10 करोड़ से ऊपर किया अप टू 50 करोड़ है तो लेवल 2 में आ जाएंगी। ठीक, तो वंस यू आर लेवल 2 एंटिटी तो आपके ऊपर सर कुछ एग्जाम्पशन आपको मिलेंगी। कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलेगी? फुल एग्जाम्पशन मिलेगी आपको एएस 3, 17 और 20 पे। पार्शियल एग्जाम्पशन मिलेगी आपको एएस 15, 19, 28 और 29 पे। ठीक, फुल एग्जाम्पशन मिलेगी 3, 17, 20, पार्शियल मिलेगी 15, 19, 28 और 29। अब आता है सर लेवल 3 एंटिटी। लेवल 3 एंटिटीज कौन सी होगी? यहीं से क्राइटेरिया बना लो कि सर यहां पर 50 करोड़ से ऊपर था, अप टू 250 करोड़ है, तो वहां पर क्या होगा? अप टू 50 करोड़ होगा, लेकिन लोअर लिमिट क्या रहेगी वो देखते हैं। एंटिटी whose turnover is greater than 10 करोड़ but up to 50 करोड़ during the previous financial year। कि सर पिछले साल मेरी जो टर्नओवर है वो क्या है? 10 करोड़ से ज्यादा की है बट अप टू 50 करोड़ है, तो मैं क्या हूं? एक लेवल 3 एंटिटी हूं। या फिर मेरी बोरोविंग्स जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू 10 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं लेवल 2 एंटिटी बन गया, लेवल 3 एंटिटी बन गया, सॉरी। वंस मैं लेवल 3 बन गया तो मेरे को एग्जाम्पशन क्या मिलेगी? फुल एग्जाम्पशन मिलेगी। देखो जो पीछे लेवल 2 को मिली है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, 3, 17, 20 तो है ही है, 18 और 24 नए आ गए। और पार्शियल में ये वाली तो आएंगी आएंगी, 10 और 11 नए जुड़ गए, 15, 19, 28, 29 तो है ही है, 10 और 11 और जुड़ गए। ठीक, और फिर आता है सर लेवल 4 एंटिटी। लेवल 4 एंटिटीज, लेवल 4 एंटिटी छोटी छोटी एंटिटी कवर कर ली। वो कहता है वो सारी एंटिटीज जो कि ना तो लेवल 1 है, ना लेवल 2 है, ना लेवल 3 है, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी लेवल 4 बन जाएगी। सर पीछे किसी भी क्राइटेरिया में यानी, या सिंपल बोल सकते हो सर लेवल 3 जो नहीं आ रही है, जो लेवल 3 से भी छोटी आ गई है, लेवल 3 से भी छोटी आ गई है, तो वो आपकी क्या बन जाएंगी? लेवल 4 में आ जाएगी। मतलब जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ या उससे कम की है, जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर की, 10 करोड़ या उससे कम की है, एंड जिसकी बोरोविंग्स 2 करोड़ या उससे कम की है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? लेवल 4 में आ जाएंगी। लेवल 4 में सर फुल एग्जाम्पशन है 3, 17, 20, 28, 24, 18, 24, 28, और पार्शियल में सर 15, 22, 19, 20, 10, 11, 13, 26। ये सर आपकी लेवल 4 एंटिटीज आ गई। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और है ये वाला, अप्लाई एएस 21, 23, 27 कंसोलिडेशन वाले, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अमेलगमेशन इफ ट्रांजैक्शन इज डन बाय एंटिटी। वो कहता है अगर आप लेवल 2, 3, 4 में हो
आपके ऊपर एएस 21, 23, 27 कंसोलिडेशन वाले, 25 इंटरिम वाला और 14 अमेलगमेशन वाला तभी लगेगा जब आपने इसकी ट्रांजैक्शन करी है। भाई जब आपके कंसोलिडेशन हो रही है तभी आपके ऊपर ये एएस लगेंगे 21, 23, 27। जब आप अमेलगमेशन की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी आपके ऊपर एएस 14 लगेगा। जब आपकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट करते हो, तभी आपके ऊपर एएस 25 लगेगा। अदरवाइज ये भी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज ये भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि 21, 23, 27, 25, 14 तभी लगते हैं इफ ट्रांजैक्शन इज डन बाय द एंटिटी, अदरवाइज दीज आर आल्सो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज ये भी एग्जाम्प्ट है। ठीक, एक बार से क्राइटेरिया दोबारा गो थ्रू करेंगे। देखो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अमेंडेड चीज है सर। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में 4 एंटिटी आ गई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 2, 3, 4 को एमएसएमई भी बोल सकते हैं, जिसमें से लेवल 2 जो है आपकी मीडियम एंटरप्राइज, लेवल 3 आपकी स्मॉल एंटरप्राइज और लेवल 4 आपकी माइक्रो एंटरप्राइज। लेवल 1 एंटिटी कौन सी है? जिसमें सर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन कौन सी? या तो मेरी कोई इक्विटी और डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या फिर मैं कोई बैंक हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस एंटिटी हूं, या फिर मेरी टर्नओवर जो है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 250 करोड़ से ऊपर की है, या फिर मेरी बोरोविंग्स जो है इन द प्रीसीडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरी 50 करोड़ से ऊपर की है, या फिर मैं कोई होल्डिंग सब्सिडरी हूं ऑफ लेवल 1 एंटिटी, तो मैं क्या कहलाऊंगा? लेवल 1 एंटिटी बन जाऊंगा। लेवल 2 में क्या आएगा सर? लेवल 2 में वो एंटिटी जिसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू 250 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या जिसकी बोरोविंग 10 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू 50 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं क्या कहलाऊंगा? लेवल 2 एंटिटी कहलाऊंगा। लेवल 1 एंटिटी में ऑल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। लेवल 2 में आपके पास फुल एग्जाम्पशन है एएस 3, 17 और 20 की, पार्शियल एग्जाम्पशन है 15, 29, 28 और 29 की, 15, 19, 28, 29। लेवल 3 में कौन आएगा सर? वो एंटिटीज जिनकी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू व्हाट? अप टू 50 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर जिसकी बोरोविंग्स 2 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू 10 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो लेवल 3 एंटिटी कहलाएगी। लेवल 3 में एग्जाम्पशन क्या है? फुल एग्जाम्पशन है एएस 3, 17, 20 एज इट इज है, 18 और 24 और ऐड हो गए, और पार्शियल में आपके पास 15, 19, 28, 29 एज इट इज है, 10 और 11 और ऐड हो गए। लेवल 4 एंटिटी सर जो ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किसी में भी नहीं आ रही है, वो लेवल 4 में कहलाएगी माइक्रो, छोटी छोटी एंटिटीज आएंगी। इनको फुली एग्जाम्प्ट है एएस 3, 17, 20, 18, 24 और 28 भी इनको फुली एग्जाम्प्ट है। पार्शियल में 15, 29, 28, 15, 22, 19, 20, 10, 11, 13, 26 ये सब आपके क्या है? पार्शियली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, कोशिश करना यार नंबर याद करने के बेटा। अब एएस 21, 23, 27 कंसोलिडेशन वाले, 25 इंटरिम वाला और 14 आपका अमेलगमेशन वाला, वो तभी अप्लाई होगा अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी हो तो। ठीक, तो ये सर आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का क्राइटेरिया है। ठीक, ओके। इसके ऊपर भी सर यही वाले पॉइंट्स आएंगे जो हमने कॉर्पोरेट एंटिटीज में देखे थे एडिशनल रिक्वायरमेंट में। वो कहता है सर अगर आप एक एमएसएमई हो, मतलब लेवल 1, 2, 3, 4 कोई भी हो, और आप एग्जाम्पशन अवेल कर रहे हो, तो आपको अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप एक एमएसएमई हो, अपना लेवल बताना पड़ेगा और ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि आपने एएस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। क्या कहता है? वो कहता है सर अगर आप एक एमएसएमई हो, मतलब लेवल 2, 3, 4 हो, ठीक, और आप बेनिफिट और एग्जाम्पशन अवेल कर रहे हो, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ नोट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप एक एमएसएमई हो। आपको अपना लेवल एंड बताना पड़ेगा कि कौन से लेवल में कवर हो रहे हो, और ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपके ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक, ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ रीक्लासिफिकेशन, सर रीक्लासिफिकेशन की बात करें तो कि आप प्रीवियस ईयर में लेवल 2, 3, 4 में कोई भी एंटिटी थे, प्रीवियस ईयर पकड़ लेते हैं सर 20, 21 और करंट ईयर ले लेते हैं 21, 22, कि सर आप पिछले साल लेवल 2, 3, 4 थे और इस साल आप लेवल 1 हो गए, बड़े हो गए, फिर क्या होगा? लास्ट ईयर आप छोटे छोटे थे, इस साल आप बड़े हो गए, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं नो नीड टू रिवाइज प्रीवियस फिगर्स, आपको पिछले साल की फिगर को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट that the entity was availing exemption available to level 2, 3, 4 in the previous year and such figure have not been revised.
ठीक, वही सेम चीज है जो हमने एसएमसी वाले में पढ़ी थी। आपको प्रीवियस ईयर की फिगर को रीइंस्टेट करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप लास्ट ईयर लेवल 2, 3, 4 थे, बेनिफिट अवेल कर रहे थे, और इस साल आपने प्रीवियस ईयर की फिगर को नहीं छेड़ा। ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर आप छोटे से बड़े हो रहे हो। उल्टा केस, अगर आप बड़े से छोटे हो जाते हो कि सर लास्ट ईयर आप लेवल 1 थे और इस साल आप लेवल 2, 3, 4 में आ गए हो, लास्ट ईयर आप लेवल 1 थे और इस साल आप 2, 3, 4 में आ गए हो, तो क्या होगा सर? क्या 2, 3, 4 में आते ही आपको एग्जाम्शन मिल जाएंगी? नहीं सर, वही क्राइटेरिया है कि आपको एग्जाम्शन और रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब आप लगातार 2 सालों तक लेवल 2, 3, 4 में बने रहो। क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब आप 20-21 में तो क्या थे, लेट से लेवल 1 थे, यहां तो लेवल 1 में आ गया मैं। 21-22 में मैं कह रहा हूं कि मैं लेवल 2 में आ गया और मुझे बेनिफिट दे दो, मुझे बेनिफिट दे दो। नहीं, गाइडलाइंस कहती है कि सर लेवल 2 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार 2 सालों तक, मतलब 22-23 में भी आप लेवल 2 रहो, तो आपको 23-24 में जाकर बेनिफिट मिलेगा लेवल 2 वाला। ठीक, मतलब लगातार 2 सालों तक आपको लेवल 2 बने रहना पड़ेगा, लगातार 2 सालों तक आपको लेवल 2 बने रहना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है अब आपको। बोलो भाई, क्लियर है? यस बच्चे, क्लियर? चलो, तो सर ये था हमारा टॉपिक ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये पूरा अमेंडेड मैंने आपको कराया है। ठीक, आओ अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। स्टडी मैट के क्वेश्चंस में उठा लेता हूं एक बार, 3-4 ही क्वेश्चंस है, आओ देखते हैं। देखो, एक ही आपको ना इलस्ट्रेशन दे रखी है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या कहता है? वो कहता है मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, नॉन कॉर्पोरेट में आ गया, नॉन कॉर्पोरेट में आ गया मैं। मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म हैड अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़। ठीक है, टर्नओवर कितनी है? 1.25 करोड़ है, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एंड अ बोरोइंग ऑफ 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। पहले तो ये चेक करते हैं कि कौन से लेवल में है। टर्नओवर क्या है मेरी? 1.25 करोड़ और बोरोइंग है 0.95 करोड़। आओ जी देखो सर, लेवल 1 में टर्नओवर 250 करोड़, तो लेवल 1 तो है ही नहीं। लेवल 2 में टर्नओवर 50 करोड़ होनी से ऊपर होनी चाहिए और बोरोइंग 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेवल 3 में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, बोरोइंग 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, सर ऐसा भी नहीं है। यहां पर इसकी टर्नओवर 1.25 करोड़ है और बोरोइंग 0.95 करोड़ है, तो लेवल 3 तक कहीं नहीं आ रहा, तो किस में आ जाएगा सर? ये लेवल 4 में आ जाएगा, लेवल 4 एंटिटी आ जाएगा। वो कहता है इट वांट्स टू अवेल द एग्जम्पशन अवेलेबल इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर द ईयर 31 मार्च 01, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्पशन बाय डायरेक्टिव इशूड बाय आईसीएआई। ठीक है जी, तो वो कहता है सर आप कौन से लेवल में आओगे? तो आपको बताना पड़ेगा सर मैं आ जाऊंगा लेवल 4 में, मैं लेवल 4 में आ जाऊंगा। देखो, the question deals with the issue of applicability of accounting standard to a non-corporate entity for availment of the exemption. First of all, it has to be seen that Omega and company falls in which of the level of the non-corporate entities. Its classification will be done on the basis of the classification to non-corporate entities as prescribed by the ICAI. According to ICAI, non-corporate entity can be classified under 4 levels, that is level 1, 2, 3, 4. Non-corporate entities which meet the following criteria are covered under level 4. वो कहते हैं all entities engaged in this and जिसकी turnover 10 करोड़ से exceed ना कर रही हो in the preceding accounting year and
जिसकी जो अपना बोरिंग्स है वो 2 करोड़ से एक्सीड ना कर रही हो, तो हमारी लेवल 3 बन जाएगी। एज अ टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़, बोरिंग लेस देन 2 करोड़, इट फॉल्स अंडर लेवल 4। इन दिस केस एएस 3 14 17 18 20 21 23 24 25 27 28 विल नॉट बी एप्लीकेबल, और रिलैक्सेशन मिलेंगे आपको एएस 10 11 13 15 19 22 26 29 से आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आपको याद करना पड़ेगा सर, स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो सर बहुत सिंपल होते हैं इसके, एक बार समझ में आना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड विद अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टर्नओवर क्या है 50 करोड़ की है, एंड बोरिंग्स क्या है 1 करोड़ की है, एट एनी पॉइंट इन द प्रीवियस ईयर वांट टू अवेल द एग्जम्पशन इन अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, वो कह रहा है एडवाइस करो दिस दिस दिस। कंपनी हो आप, क्या हो, XYZ लिमिटेड, आप एक कंपनी हो, ठीक, कंपनी हो, आपकी टर्नओवर क्या है 50 करोड़ की है और बोरिंग्स आपकी 1 करोड़ की है। आओ जी कंपनी का क्राइटेरिया देखते हैं। कंपनी में क्या था, कंपनी में था कि भाई मेरी जो टर्नओवर है सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरी टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड ना करी हो, नहीं करी सर, छोट कम है मेरी टर्नओवर, और बोरिंग 50 करोड़ से एक्सीड ना करी हो, नहीं सर मेरी बोरिंग भी कम है 1 करोड़ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सर टर्नओवर 50 करोड़ है, 250 करोड़ से कम की है, बोरिंग 1 करोड़ है, 50 करोड़ से कम की है। क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं क्या हूं, एक एसएमसी हूं, प्रोवाइडेड कि सर मेरी सारी बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। आपको नोट देना पड़ेगा कि एज्यूम कर रहे हैं हम बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो क्योंकि आप एक एसएमसी हो, क्योंकि आप एक स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी हो, तो आपको सब बेनिफिट मिलेंगी। कौन कौन सी बेनिफिट मिलेगी, आपके ऊपर फुली एग्जाम्प्ट है ये वाले स्टैंडर्ड, एएस 3 17 21 23 27 फुली एग्जाम्प्ट है, और एएस 15 18 20 28 29 25 पार्शियली एग्जाम्प्ट है। ठीक, देखते हैं सर आंसर इंस्टीट्यूट ने कैसा दिया इसका। The question deals with the issue of application of accounting standard for corporate entities. Company can be classified in two categories, SMC and non-SMC, under Company Accounting Standard Rules 2021. तो ये रूल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, एसएमसी आर दोज कंपनीज जो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करी हो। ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा क्राइटेरिया सर, लिस्टिंग वाला बैंक नहीं हूं, टर्नओवर ये सब चीज आपको लिखनी पड़ेगी। सिंस XYZ की टर्नओवर 50 करोड़ की है जो कि 250 करोड़ से एक्सीड नहीं करी है, बोरिंग 1 करोड़ की है विच इज 50 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है। और ये भी आप लिख देना कि सर इनके ऊपर AS 3 17 20 ये वाले स्टैंडर्ड, AS 3 17 21 23 27 फुली एग्जाम्प्ट है, और AS 15 19 20 28 29 और 25 पार्शियली एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी, ये आप बता दीजिएगा। सर क्वेश्चन आने के चांस मुझे लग रहे हैं क्योंकि अमेंडमेंट है तो चांसेस हैं आने के। अब वो कहता है अ कंपनी वाज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी इन 2001-2, यहां पर ले लेते हैं 2021-22 ले लेते हैं, ठीक, 21-22 में वो एक नॉन एसएमसी है। इन 2022-23 में इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी, 2022-23 में वो एसएमसी बन गई। The management desire to avail the exemption and relaxation available to SMC in 2022-23 में वो चाहते हैं कि मैं SMC बन गया क्यों तो मेरे को एग्जम्पशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो कहता है सर लगातार 2 सालों तक आपको SMC बने रहना पड़ेगा, मतलब 22-23 और 23-24 में आपको SMC बने रहना पड़ेगा, 22-23 और 23-24 में SMC बने रहना पड़ेगा, तो आपको 24-25 में जाकर एग्जम्पशन मिलेगी, तो आपको 24-25 में जाकर एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक, पढ़ लेते हैं इसका आंसर, वही दे रखा है। एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, an existing company which is previously not an SMC subsequently become SMC should not be qualified for exemption or relaxation in respect of accounting standard available to SMC until the company remain SMC for 2 consecutive accounting periods. Therefore the management of the company cannot avail exemption in the financial year 22-23, नहीं ले सकते, 2 लगातार सालों तक आपको SMC बने रहना पड़ेगा। ठीक जी, क्लियर है। तो ये सर हमारा टॉपिक था अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 5 नंबर का सर पक्का क्वेश्चन आप करके आओगे, और यूट्यूब पे सर ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा,
ओपन लेक्चर है सर, आप लोग देखिएगा इसे। नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको काफी मदद करेंगे। कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहो प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन ये इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, आईसीआई के 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है जी, चलिए फिर तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।